element having same number of proton and proton are known as isotopes. Same number of proton means same atomic number. Z equal to P equal to same. जो A है mass number that is different. This is because of difference in number of neutron, right? So ये number of neutron का difference कुछ example है ऐसा. Then isotones था. Isotones में होता है जिसके same number of neutrons होते हैं, जिसमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, मास नंबर डिफरेंट होगा, न्यूट्रॉन के नंबर सेम। एंड आइसोबार्स एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर, आइसोबार्स होते हैं। सो इसके आगे जो फोर्थ टर्म है आइसो सीरीज का, दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। फोर्थ वन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब दो एटम तो कभी ऐसो इलेक्ट्रॉनिक हो नहीं सकते, तो ऐसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, स्पीसीज होता है, आयंस, एटम्स, कंपाउंड, ये सब चीजें हो सकता है कि ऐसो इलेक्ट्रॉनिक हो, मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखने वाला स्पीसीज। आइसोबार्स या आइसोटोप्स जो आप देखे थे वो एटम्स के बीच का रिलेशन था, लेकिन आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो होता है हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कब होगा, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कब होगा, जब ये एटम्स आयंस में आप कंपैरिजन करेंगे। पहला एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं हम, सोडियम प्लस कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 11 थे, एक रिलीज हो गए 10। Mg2 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन है, 12 थे, दो रिलीज हो गए 10। Al3 प्लस एल्यूमिनियम में 3 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 13 थे, 3 रिलीज हो गए 10। अगर आप इसमें जाइएगा तो नियन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10। F माइनस फ्लोरीन माइनस कितने इलेक्ट्रॉन है, F में 9 थे, एक माइनस चार्ज आया 10 हो गया। ऑक्सीजन 2 माइनस कितने इलेक्ट्रॉन है, 10। नाइट्रोजन नाइट्राइड आयन N3 माइनस 10। ये सारे जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं सब में, 10, 10 इलेक्ट्रॉन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक समझ में आया। फिफ्थ पॉइंट है आइसो डाइफर। आइसो डाइफर्स क्या होते हैं, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एक्सेस, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एक्सेस होते हैं, हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एक्सेस, इसको बोलते हैं आइसो डाइफर। क्या होता है ये न्यूट्रॉन एक्सेस, समझिए जरा। पहला एग्जांपल है आपके पास, ये थोरियम है, 90 है एटॉमिक नंबर और 234 है मास नंबर। ओके, दिस इज थोरियम 90 234। और ये है यूरेनियम जो है 92 और 238। ठीक है, सो न्यूट्रॉन एक्सेस का मतलब क्या होता है ये समझिए। नंबर ऑफ प्रोटॉन की अगर बात करें तो कितना होगा, एटॉमिक नंबर के बराबर, तो इसमें 90 होगा और इसमें 92 होगा। क्लियर है। अगर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बोलिएगा तो कितना होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा,
234 minus 90, mass number minus atomic number. 234 minus 90 कितना आएगा ये, बोलिए? 144 आई थिंक। और यहाँ पे कितना आएगा? 238 minus 92, ये आएगा 146। 146। सो न्यूट्रॉन एक्सेस का मतलब है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन से कितना ज्यादा है। न्यूट्रॉन एक्सेस जो निकालेंगे आप, न्यूट्रॉन एक्सेस दिस इज इक्वल टू 144 न्यूट्रॉन है और 90 प्रोटॉन है, तो कितना एक्सेस है न्यूट्रॉन? 144 माइनस 90, दिस इज न्यूट्रॉन एक्सेस। कितना आएगा ये? 54। और यहां निकालिए आप, तो 146 माइनस 92, ये कितना होगा? 54। So these neutron excess are same. So these two species are also differ. सर हाँ सर। सर TH और U आपने जो लिखा है वो क्या है? एक सेकेंड, क्या बोले हैं? सर आपने लिखा है ना फर्स्ट में TH एंड U। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हाँ सर आपने एग्जाम्पल 1 में दिया है ना TH हाँ, थोरियम, एंड सर U। यूरेनियम। ओके सर। सिंबल समझ नहीं आ रहा है। थोरियम, यूरेनियम, यूरेनियम सिंबल पहली बार देख रहे हैं क्या? आइसो सीरीज में जो नेक्स्ट टर्म लिख रहे हैं हम, दैट इज आइसोस्टर्स। 6 नंबर होगा। एसोस्टर्स। बहुत सारे लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं क्लास। एसोस्टर्स है सर, मॉलिक्यूल्स और आयन molecules or ion having same number of electron same number of electron and एटॉमिसिटी भी सेम होती है, सेम नंबर ऑफ एटम्स। सेम नंबर ऑफ एटम्स also have same structure. Called isosters. ओके है? क्या हो जाएंगे एग्जांपल इसके? CH4 है मीथेन and NH4 plus is ammonium ion. ओके, सो नंबर ऑफ एटम्स दोनों में देखिए कितना है? नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे भी 5 है, 4 हाइड्रोजन 1 कार्बन, और यहाँ पे भी 5 है। सेम नंबर ऑफ एटम्स है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक कीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 + 6 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखेंगे तो नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में 4 इलेक्ट्रॉन 11, बट 1 पॉजिटिव चार्ज है, मींस दिस स्पीशीज लूजेज 1 आयन, सो ओवरऑल 10 इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। ज्योमेट्री हम लोग फिलहाल तो नहीं पढ़े हैं, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, बट अभी हम आपको यहाँ पे रेफरेंस के लिए ज्योमेट्री लिख देते हैं कि दोनों ही टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है। टेट्राहेड्रल, और ये भी होता है टेट्राहेड्रल। फिलहाल आप यहाँ पे परेशान मत होइए कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री किसको बोलते हैं। ये कार्बन होता है, और इस कार्बन पे शायद आई होप कि आप लोग मीथेन का स्ट्रक्चर तो जरूर देखे होंगे। 3 हाइड्रोजन सेम प्लेन में होता है। अगर आप इस तीनों के कॉर्नर को अटैच करेंगे तो इट इज अ वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल इन अ प्लेन, इट इज अ वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल इन अ प्लेन। और 1 हाइड्रोजन जो होते हैं वो ऊपर होते हैं ऐसे। तो जब इससे इस टॉप वाले हाइड्रोजन से जब इस सारे वर्टिसेस को आप अटैच करते हैं तो इस तरह का कुछ ज्योमेट्री बनता है, जिसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ये सब हम लोग बॉन्डिंग में डिटेल में पढ़ेंगे। ऑल बॉन्ड लेंथ आर सेम, ऑल बॉन्ड एंगल आर सेम, और ये बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है, राइट। तो सिमिलर स्ट्रक्चर, बीच में केवल आप नाइट्रोजन रख दीजिए विद पॉजिटिव चार्ज, तो अमोनिया का भी स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा। तो स्ट्रक्चर हो गया टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री हो गया टेट्राहेड्रल। तो ये दोनों कैसे स्पीशीज हो गए? आइसोस्टर्स हो गए। हम लिख सकते हैं आर आइसोस्टर्स, दीज आर द एग्जांपल ऑफ आइसोस्टर्स। और भी एग्जांपल ले सकते हैं आप, लाइक अगर सेकेंड एग्जांपल देखिएगा तो लीजिए आप कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैस N2, ये भी आइसोस्टर्स होंगे। कैसे होंगे आइसोस्टर्स? नंबर ऑफ एटम चेक कीजिए, एक कार्बन के, एक ऑक्सीजन के, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन के, 2 नाइट्रोजन के एटम्स, नंबर ऑफ एटम सेम है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक कीजिए, कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 8, कितना हो गया? 14 या 13? 8 और 6 14 ना, और यहाँ भी 14। स्वयं अब्सेंट है आज क्या? नो क्या सर। रहा है? नो सर, ओके। ओके, नंबर ऑफ, अब क्या करना है? ज्योमेट्री, ओके। ज्योमेट्री ये भी लीनियर होता है, ये भी लीनियर होता है, स्टिक ज्योमेट्री। यहाँ पे लीनियर के साथ हम स्टिक वर्ड यूज कर रहे हैं। लीनियर आप बोल सकते हैं, बट ये स्टिक होता है एक्चुअली, क्योंकि लीनियर होने के लिए तो एक बॉन्ड एंगल बनना चाहिए ना 180 डिग्री का मिनिमम। क्या बोलते हो? जब 180 डिग्री का एंगल बनेगा किसी पॉइंट पे, तभी तो आप उसको लीनियर। लेकिन अगर सिंगल लाइन है तो सिंगल लाइन पे एंगल थोड़ी बनता है सर। एक जगह N2 है और दूसरे एक जगह N है, दूसरे N है, और दोनों के बीच में एक सिंगल लाइन बन कहाँ रहा है कि आप इसको लीनियर बोलेंगे? 180 का एंगल बनेगा ना, आप लीनियर बोलेंगे। समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं? बोलिए। यस सर। तो दो, जब सिंगल बॉन्ड बनेगा, एक ही बॉन्ड बनेगा, जब एक ही बॉन्ड बनेगा, मेरा वीडियो किधर चला गया? स्टॉप वीडियो, स्टार्ट वीडियो, हाँ इधर था ना, ये कहाँ चला गया था, गैप हो गया था। ओके, ठीक है। तो जब कभी भी हमें ऐसा दिखेगा तो लीनियर सिंगल बॉन्ड, 2 एटम के बीच में अगर कोई बॉन्ड बना हुआ है केवल, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे सर स्टिक ज्योमेट्री, ठीक है।
लिनियर नहीं है वो, बट हाँ ठीक है, समटाइम्स उसे लिनियर लिखा जाता है, नो इशू। तो दीज आर आल्सो एसोस्टर्स, क्योंकि ये सेम नंबर ऑफ एटम्स होल्ड करते हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन करते हैं, और इनकी ज्योमेट्री भी सेम है। सो ये एसोस्टर्स के एग्जांपल है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डुअल नेचर ऑफ लाइट। डुअल नेचर ऑफ लाइट। लाइट का डुअल नेचर, क्या क्या नेचर होता है? लाइट पॉजेसेस डुअल नेचर। कौन कौन से नेचर होते हैं? वेव नेचर एंड पार्टिकल पार्टिकल नेचर। Particle nature. Light possess dual nature. Dual nature, that is, it has both wave nature as well as particle nature. Correct? It has both wave nature as well as particle nature. Done है? कुछ प्रॉपर्टीज Yes, sir. ऐसे हैं लाइट के जो कि वेव नेचर से एक्सप्लेन होते हैं। कौन कौन से प्रॉपर्टी है ऐसे? जैसे हम लोग डिफ्लेक्शन बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ये जो मिरर वाली जितने फिनोमेना हम लोग पढ़े हैं वो सारे वेव नेचर से एक्सप्लेन होते हैं। लेकिन सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हो गया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गया, ये सब वेव नेचर पे एक्सप्लेन नहीं होता है सर, ये सब पार्टिकल नेचर पे एक्सप्लेन होता है। तो ये जो बातें हैं ये तो हम आगे की बात करेंगे कि वेव नेचर जो है वो कंटिन्यूअस इन नेचर होता है। जो पार्टिकल नेचर है, हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो वेव नेचर होता है सर, वेव नेचर ये कंटिन्यूइंग प्रॉपर्टी है, ये कंटिन्यूअस नेचर होता है। लेकिन जो पार्टिकल नेचर है वो डिसकंटिन्यू होता है। पार्टिकल नेचर जो होता है पैकेट ऑफ एनर्जी फोटोन के फॉर्म में बोलते हैं, डिसकंटिन्यू नेचर का होता है। तो हम इसको बोलते सकते हैं कंटिन्यूअस इन नेचर, कंटिन्यूअस इन नेचर। और जो पार्टिकल नेचर होता है वो डिसकंटिन्यूअस नेचर का होता है। पार्टिकल नेचर डिसकंटिन्यूअस इन नेचर। करेक्ट, कंटिन्यूअस इन नेचर और डिसकंटिन्यूअस इन नेचर। सो फिलहाल हम लोग ये अलग अलग नेचर नहीं पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग वेव नेचर जब भी हम पढ़ेंगे तो हमें किस किस टर्म की रिक्वायरमेंट होगी वो देखते हैं। सर ये वेव क्या है? ये जो यहाँ पे बात आई वेव, किसको बोलते हैं वेव? बोलेंगे कोई? बताएंगे कोई? वेव क्या है? कोई बताएंगे? ये मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है सर। इट इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। It is a mode of transfer of energy without transfer of matter. Without transfer of matter. इसमें मैटर के ट्रांसफर होने के बजाय मैटर ट्रांसफर नहीं होता है। क्या ट्रांसफर होता है? एनर्जी ट्रांसफर होता है विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर। मैटर नहीं होता है यहाँ पे ट्रांसफर, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होता है। सो वेव जब हम लोग देखते हैं वेव, तो क्या होता है कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर कर देता है। उसमें सर हम लोग देखते हैं कुछ हम्प्स बनते हैं, कुछ क्रस्ट आते हैं, कुछ ट्रप्स आता है, राइट। तो वो जो भी चीजें हैं इतना डिटेल फिलहाल तो हमें यहाँ नहीं पढ़ना है, वो तो हम लोग पढ़ेंगे अपना फिजिक्स में। यहाँ पे हम डेफिनेशन देखेंगे और ये देखेंगे कि इट इज ऑफ टू टाइप्स। वेव जो हम लोग पढ़ते हैं ना, ये दो टाइप के होते हैं।
इट इज ऑफ टू टाइप्स, जो हम यहाँ पढ़ेंगे, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव, ठीक है ना, ट्रांसवर्स वेव, और दूसरा इसका टाइप है लॉन्गिट्यूडनल वेव। सुने हैं इस सब का नाम, पढ़े हैं कभी? यस सर। यस सर। तो आप पढ़े होंगे। एक्चुअली ये एक्चुअल क्लासिफिकेशन नहीं है, ये एक्चुअली मैकेनिकल, अगर आप बोलेंगे सर कि मैकेनिकल वेव का ये दो टाइप है सर। वेव जो मैकेनिकल जो वेव होते हैं ना सर, वो होते हैं ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हम पढ़ते हैं वो अलग चीज है सर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अलग चीज है, उसको प्रोपगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत ही नहीं पड़ती है ना। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जस्ट हम पढ़ेंगे। फिलहाल हम ये जो क्लासिफिकेशन किया कि इट इज ऑफ टू टाइप्स, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो एक्चुअली ब्रॉड लाइन में क्लासिफाई करेंगे तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा। ये मैकेनिकल वेव का टाइप है, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्या फर्क होता है? यहाँ पे पार्टिकल्स मूव करते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। वेव का जो डायरेक्शन होता है उसके परपेंडिकुलर पार्टिकल मूव करते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल वेव में पार्टिकल मूव करते हैं पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। जिस डायरेक्शन में वेव मूव करता है, पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में मूव करता है, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है पार्टिकल का। तो सर यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक लाइन में, पार्टिकल मूव्स परपेंडिकुलर, ऐसे लिखे तो कोई दिक्कत आपको? नो यस सर। सर। परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ propagation of wave, direction of propagation of wave। अब ये लॉन्गिट्यूडनल किसको बोलते हैं? पार्टिकल मूव्स पैरेलल टू द पार्टिकल मूव्स पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ वेव। तो ये एक छोटा सा वेव का आइडिया था, जो आपको थोड़ा सा, जो 9th में आप पढ़े हैं वो कॉन्सेप्ट थोड़ा रिफ्रेश हो गया होगा, सब चीजें थोड़ी थोड़ी याद आ गई होगी। जनरल टर्म्स रिलेटेड वेव, वेव के रिलेटेड क्या क्या टर्म्स हम लोग डिफाइन करते हैं। जनरल टर्म्स रिलेटेड टू वेव, वेव के रिलेटेड क्या क्या जनरल टर्म्स होते हैं, जनरल टर्म्स रिलेटेड टू वेव। ठीक है, तो एक वेव बना लीजिए सर, कंसीडर कर लीजिए एक वेव। ये एक लाइन ले लीजिए, यहाँ से ये वेव स्टार्ट हुआ और ये यहाँ गया, फिर ये यहाँ आया, फिर इसका क्या बना, क्रेस्ट बना। फोटो बनाने में हमें थोड़ा तकलीफ होता है, ड्राइंग थोड़ा ज्यादा अच्छा है मेरा। बट आप समझ सकते हैं, समझ सकते हैं ना। यस सर। सो ये सिस्टम हो गई सर आपकी। सो यहाँ जो आपको पिक दिख रहा है ना सर, इसको बोलते हैं क्रेस्ट। और यहाँ नीचे बॉटम में जो आपको ये पिक दिख रहा है इस वेव का, इस पिक को बोलते हैं ट्रफ्स। ठीक लिखे हैं? चलिए सर, ये जो क्रेस्ट का जो डिस्टेंस होता है ना इस बाउंड्री लाइन से, ये जो डिस्टेंस है, या फिर ट्रफ्स का जो डिस्टेंस है, ये दोनों सेम होता है और इसी डिस्टेंस को बोला जाता है एम्पलीट्यूड, जिसको स्मॉल एम से दिखाते हैं। ये भी ठीक बोल रहे हैं? चलिए, तो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस, नहीं, दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस
या फिर दो ट्रैप्स के बीच का डिस्टेंस। इसी वेव में ये भी सेम होता है सर, और इसको क्या बोलते हैं बताइए? वेवलेंथ बोलते हैं, लैम्डा से दिखाते हैं। करेक्ट है बात? वेवलेंथ बोलते हैं और लैम्डा से दिखाते हैं। क्या लिखे हैं? चीजें यहाँ पे हो रहा है। ये CREST क्रेस्ट है, ये ग्राफ है। बोल रहे हैं कि इस लाइन से जो मैक्स डिस्टेंस होता है ट्रैप का, या मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस होता है ट्रप्स का, उसको अम्पलीट्यूड बोलते हैं, स्मॉल m से दिखाते हैं। दो कंजिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस या दो कंजिक्यूटिव ट्रप्स के बीच का डिस्टेंस, इसको वेवलेंथ बोला जाता है, और इस वेवलेंथ को लैम्डा से दिखाते हैं। क्लियर है ना? तो इस वेव से रिलेटेड अगर हम लोग फर्स्ट टर्म को डिफाइन करें तो वो वेवलेंथ ही होगा। जो फर्स्ट टर्म है सर, दैट इज वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ डिस्टेंस बिटवीन any two consecutive crest or troughs, crest or trough, denoted by lambda, lambda से लिखते हैं, and expressed in किसमें एक्सप्रेस करेंगे? इसका यूनिट क्या होगा? डिस्टेंस है ना, ये लेंथ है ना, ये लेंथ का यूनिट ही इसका यूनिट होगा। तो एंगस्ट्रॉम में मीटर। लिखते हैं, या फिर नैनोमीटर में लिखते हैं, है ना, या मीटर सेंटीमीटर में लिखते हैं, सेंटीमीटर में लिखते हैं, और मीटर में लिखते हैं, एक्सेट्रा। लेंथ है ये, so लेंथ का जो यूनिट होता है वही इसका भी यूनिट होता है। दूसरा टर्म है वेव नंबर। वेव नंबर, वेव नंबर को न्यू बार से लिखते हैं, न्यू के ऊपर लाइन लिखते हैं, ये हो गया आपका न्यू। समथिंग लाइक भी या यू लिखे आप, समथिंग लाइक भी, और इसको हम ऐसे कर देते हैं जो भी से ये डिस्टिंग्विश कर पाएंगे आराम से। तो ये कुछ रिप्रेजेंटेशन है न्यू का, और ऊपर बार लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड वेव नंबर। ये वेव नंबर क्या है? तो ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। वेव नंबर किसको बोलते हैं? इट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। इट इज reciprocal of wavelength and defined as number of wave present in unit length इसको जनरली सेंटीमीटर, इन सेंटीमीटर लिखा जाता है। इन यूनिट लेंथ, जो ये लेंथ दिया जाता है वो इन सेंटीमीटर लिखते हैं जनरली, इन जनरल होता है ये। अब ये न्यू बार क्या होता है? तो न्यू बार आप बोले कि सर ये रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ होता है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा?
वेवलेंथ का जो यूनिट है उसका इनवर्स, तो सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, नैनोमीटर इनवर्स हो जाएगा, मीटर इनवर्स हो जाएगा। वेवलेंथ का जो यूनिट होगा उसका इनवर्स। तीसरा टर्म है फ्रीक्वेंसी। वेव से रिलेटेड तीसरा टर्म है फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू से लिखते हैं सिंपली। वो न्यू बार था ना, ये न्यू है। फ्रीक्वेंसी को न्यू से लिखते हैं। ये क्या होता है? तो फ्रीक्वेंसी होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट से, किसी वेव के किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पर सेकेंड जितना वेव पास कर जाता है ना, सो नंबर ऑफ साइकिल पास, नंबर ऑफ वेव पास्ड पर सेकेंड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट फ्रॉम पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना। सो द नंबर ऑफ वेव पासिंग, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, the number of wave passing through a point in 1 second represented by nu, represented by nu, and expressed in, कैसे लिखेंगे इसको? expressed in cycle per second, cycle per second, या फिर आप सेकेंड इनवर्स और पर सेकेंड या सेकेंड इनवर्स लिखते हैं, या फिर इसी को हर्ट्ज भी बोलते हैं, HZ से लिखते हैं हर्ट्ज को। ठीक है, तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। भाई साहब, नंबर ऑफ वेव, नंबर ऑफ वेव को आप लिखो, नंबर तो नंबर है, नंबर का कोई यूनिट थोड़ी होता है। सो नंबर ऑफ वेव एक सेकेंड में पास कर रहा है, मतलब पर सेकेंड, तो पर सेकेंड यूनिट हो गया। सो किसी पॉइंट से पर सेकेंड, एक सेकेंड में जितना वेव पास करता है वही वेव, वही नंबर जो है उस वेव का फ्रीक्वेंसी होता है। सो इसको हर्ट्ज में लिखते हैं, या सेकेंड इनवर्स में लिखते हैं, या साइकिल पर सेकेंड में लिखते हैं, चलेगा। 1 हर्ट्ज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकेंड, 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 साइकिल्स पर सेकेंड। This is frequency. Fourth term is amplitude. जनरली स्मॉल ए से लिखते हैं इसको। क्या है एम्पलीट्यूड? It is the height of crest. Height of crest or the depth of crest. ट्रफ्स का डेप्थ, डेप्थ ऑफ ट्रफ्स स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोटेड बाय स्मॉल ए एंड एक्सप्रेस्ड इन, क्या होगा इसका यूनिट, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? तो ये एक्सप्रेस्ड किया जाता है किस में बोलिए? चूंकि ये लेंथ है तो इसका भी यूनिट वही होता है जो लेंथ का यूनिट होता है। सो आप इसे सेंटीमीटर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, मीटर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, नैनोमीटर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो दिस इज द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द लेंथ, एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर, एक्सप्रेस्ड इन द लेंथ ऑफ यूनिट लिख सकते हैं आप।
यूनिट ऑफ लेंथ। जो लेंथ का यूनिट होता है उसी यूनिट में हम लोग एम्पलीट्यूड को भी एक्सप्रेस करते हैं। फिफ्थ टर्म है वेलोसिटी। वेलोसिटी v से लिखते हैं। क्या होता है ये वेलोसिटी? इट इज द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव। इट इज वेव का जो पाथ देखेंगे वो तो इस तरह का होता है। सो लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल, इट इज द लीनियर डिस्टेंस it is the linear distance traveled by in 1 second। expressed in क्या होता है यूनिट? सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ऐसे दिखाते हैं इसको, एटसेट्रा। relation between velocity, wavelength and frequency। तो बताएंगे क्या होगा? वेवलेंथ, सर फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी के बीच का रिलेशन बताएंगे। वेलोसिटी ये वेव है सर। सो इस पॉइंट से कितना वेवलेंथ, कितना वेव पास किया, ये फ्रीक्वेंसी है। कितना वेव पास किया, और नंबर ऑफ वेव जितना पास किया उसका लीनियर डिस्टेंस ही तो हम लेमडा में लेते हैं ना। एक वेव का या क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो लेमडा होता है। तो 1 सेकेंड में ये कितना लेमडा पास कर गया किसी पॉइंट से, वो दे देगा वेलोसिटी को। वो सेंटीमीटर पर सेकेंड को दिखा देगा। सो न्यू इंटू लेमडा इज द v। v इज इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा। रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी याद रखेंगे। Frequency and wavelength are inversely proportional to each other. लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, या नहीं, फ्रीक्वेंसी। लेमडा जितना फ्रीक्वेंसी उतना कम होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और बोले आप रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या रेडिएशन। ऐसे वेव जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। They are also perpendicular to the direction of electromagnetic wave. Propagation of wave, direction of wave. Electromagnetic field is perpendicular to the propagation of direction of wave। वेव जिस डायरेक्शन में प्रोपगेट करते हैं उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और मैग्नेटिक फील्ड होता है। दिस ऑल थ्री आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऐसा? वेरी गुड। सो वेव्स in which both electrical
and magnetic field are present are known as electromagnetic wave, EM wave. Electric and magnetic field electric and magnetic field are perpendicular to each other. Perpendicular to each other, as well as they are also perpendicular to the direction of propagation of wave. They are also perpendicular to the direction of propagation of wave. Done? Yes, sir. Electromagnetic wave always travel with the speed of light. Speed of light. So जब कभी भी EM wave का velocity नहीं दिया होगा, consider कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. And they do not require any medium for propagation. And do not require any medium for propagation. ठीक है ये बात. So अगर हम लोग सिंपली इसको समझें तो ये समझ सकते हैं कि सर ये अगर आपका y एक्सिस है, ये x है और ये z है, ये तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, ये x, ये y और ये z है. तो अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव ये है, अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है, तो y एक्सिस के अलोंग हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा. तो हम यहां पे ले सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट. और z एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, all are mutual perpendicular to each other. So along the z axis मैग्नेटिक फील्ड लगेंगे. से दिखा देते हैं इसको.
Z एक्सिस कह लो मैग्नेटिक फील्ड, और जो यहाँ पे वेलोसिटी होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, स्पीड ऑफ EM वेव इज इक्वल टू क्या, c वेलोसिटी ऑफ लाइट, दैट इज 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं। और चूंकि ये वेव का वेलोसिटी है तो हम लोग ये लिख पाएंगे कि c इज इक्वल टू v इज इक्वल टू c, एंड c इज इक्वल टू न्यू लेमडा लिखे थे ना अभी, v का रिलेशन लिखे थे ना फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के साथ। तो अभी c इज इक्वल टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए v c के बराबर होगा और c इक्वल टू न्यू लेमडा होगा। क्या बोलते हैं? सो c इक्वल टू न्यू लेमडा, मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट। सही बात है ना? नहीं है सही बात? सो मैं सिंपल सा फिगर चूज करके ड्रॉ किया हूँ। ये काफी कॉम्प्लेक्स सा फिगर है, अगर आपको रेफरेंस बुक पलटेंगे तो वहां पे आपको वेव दिखेगा, उस वेव के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगा, उसके परपेंडिकुलर आपको मैग्नेटिक दिखेगा इस तरह से। तो काफी कॉम्प्लेक्स सा फिगर है, उस फिगर को आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, जो बुक बनाता है। हम उसमें से अपना शॉर्टेस्ट मीनिंग वाला चीज निकाल दिए हैं, है ना, कि ये भाई इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इधर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव हो गया। कौन इस वेव को बनाएगा? सही है ना? सो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब जो आपको चीज याद रखना चाहिए वो है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऊपर करिए ना। ऑफ वेवलेंथ लेमडा ऑफ EM वेव। ठीक है, सो एक अपना ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट हुआ। और अभी जो हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ लिखेंगे, ये दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट होगा अपना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। तो सबसे पहले आएगा इसमें कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक रेज, इसके बाद आता है गामा रेज, इसके बाद आता है एक्स रेज, इसके बाद आता है अल्ट्रा वायलेट, इस अल्ट्रा वायलेट के बाद आता है विजिबल। विजिबल रेज के बाद इंफ्रारेड, IR। ये ऑर्डर आपको जरूर याद रखना चाहिए। इसके बाद आता है माइक्रोवेव, और इस माइक्रोवेव के बाद आता है रेडियो वेव। सर विजिबल रे की बात कौन सी होती है? Sir, IR rays means? इंफ्रारेड, अल्ट्रा वायलेट UV, इंफ्रारेड IR, कॉस्मिक, गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। और ये जो विजिबल रेज आप देख रहे हैं ना सर, ये जो विजिबल रेज होते हैं इसी से बने होते हैं व्हाइट लाइट। और व्हाइट लाइट में जो कलर का पैटर्न होता है वो होता है विविग्योर, होता है ना। सो विविग्योर का जो वेवलेंथ का रेंज है वो विजिबल रेंज में फॉल्स ऑन, इसका
violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. Very good. Wavelength का range, if I am not wrong, 3800 angstrom to 7600 angstrom. तो ये वेवलेंथ रेंज है विजिबल लाइट। चेक कीजिए इसको, कोशिश करिए इसको रिमेम्बर करने का। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। सो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है, यही डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। कॉस्मिक, गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो एंड रेडियो। विजिबल में आते हैं विविग्योर और वेवलेंथ रेंज जो होता है वो 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं हम लोग इस पे, इसी के एप्लीकेशंस पे। यहां तक राइटिंग हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. If lambda of a ray, if wavelength of a ray, if wavelength of a rays is 5000 angstrom, okay, then calculate its frequency. फास्ट कीजिए। Excuse me, sir. If lambda of a ray is 5000 angstrom, Hello. Excuse me, sir. yes sir, Yes, sir. हो गया। उसकी क्या पूछना था सर कि रेज के बाद क्या है? 5000 angstrom, then calculate its frequency. लैम्डा गिवन है 5000 एंगस्ट्रॉम। ओके, हमें रिलेशन पता है, अभी जस्ट लिखे हैं सर आप, C इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। सो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी न्यू? C बाय लैम्डा। C कितना? 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। लैम्डा एंगस्ट्रॉम में दिया है तो क्या मीटर में लिख पाएंगे इसको? कितना लिख पाएंगे मीटर में? 5000 into 10⁻⁻10 मीटर, 6 into 10⁻⁴ लिखे हैं। इनका है ये आंसर। उसी 10 के पावर 4 आएगा क्या? So it is 5000 into 10⁻⁻10. I think it comes to be 3 into 10⁻⁻, कितना? ये 3, ये 7, 15 by 5। आप इसको 30 by 5 कर लीजिए, तो 6 5 जा 30 into 10⁻⁴ पर सेकेंड या हर्ट्ज। सेकेंड इनवर्स बोलिए या फिर आप हर्ट्ज बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. सेकेंड, इफ वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, यस सर बताइए, कोई दिक्कत है? Visible light varies from 4000 angstrom to 8000 angstrom, ठीक है ना? If this is the variation of visible light, wavelength of visible light, then calculate range of frequency light.
calculate the range of frequency of visible light. क्या होगा, करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग क्या ले लेंगे, फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ अगर 4000 होगा, 4000 एंगस्ट्रॉम, तो वेवलेंथ जब मिनिमम है तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगा। ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है। तो उल्टा फ्रीक्वेंसी मिनिमम और मैक्सिमम कब मिलेगा, तो जब हम फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम की बात करेंगे तो हम लिखेंगे C बाय कौन सा लेमडा, 4000 वाला, समझ रहे हैं। तो न्यू मैक्सिमम हो जाएगा, डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं, और न्यू मिनिमम आ रहा है बात समझ में, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 3/5 3/4 इंटू 10⁻15, और ये हो जाएगा 3/8 इंटू 10⁻। तो जो रेंज हो जाएगा इसका, तो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, डिवाइड कर लीजिए। 7 चौक 28 29 30 2 20 5 0.75 कर लेते हैं इसको। और ये हो जाएगा 24 36 60 7 56 440 5 50। तो ये हुआ मिनिमम और ये हुआ मैक्स। तो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 3.75, 2 पॉइंट से लीजिए तो बेटर रहेगा, 3.75 इंटू 10⁻14 से 7.5 इंटू 10⁻50 इंटू 10⁻14 बेटर। तो सर हम लोग कर सकते थे करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी निकाल के छोड़ देते हैं, बट मिनिमम मैक्सिमम एकदम क्लियर कट आना चाहिए चीजें निकल के, क्या बोलते हैं, बोलिए। क्या ये ठीक है, तो ये तो बात रही सर वेव नेचर ऑफ लाइट, और वेव नेचर ऑफ लाइट से अपना क्या सब बात आया कि वेव से रिलेटेड क्या क्या टर्म्स हमको जानना है। उसमें हमारे दो टाइप के वेव हो गए, मैकेनिकल वेव में कि लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव। ये जो ट्रांसवर्स वेव होते हैं या लॉन्गिट्यूडनल वेव होते हैं उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स था, जिसमें आया वेलोसिटी, जिसमें आया फ्रीक्वेंसी, जिसमें आया लेंथ, वेव नंबर, है ना। उसके बाद हो गया सर आपका क्या सब, उसके बाद हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसमें हमें दो तीन बातें याद रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो हमेशा लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव होता है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही कंस्टिट्यूट करता है ये। सो ये वेव के इसमें जो वेव जिस डायरेक्शन में प्रोपगेट करता है उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होता है। कंक्लूजन यही है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिजल्ट था एक फॉर्मूला अपना C = न्यू इंटू लेमडा, ये रिजल्ट याद रखना है। और इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या याद रखना है हमें,
वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ईएम वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक ऑर्डर याद रखना है, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो एंड रेडियो। डन, डन है ये चीज। तो ये बातें हम लोग वेव नेचर के लिए देखते हैं। नेक्स्ट है अपना पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, जिसमें हमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ना है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ना है, डी ब्रोगली इक्वेशन तो खैर वेव नेचर को सपोर्ट करते हैं। फिर अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है इसी चैप्टर में, तो वो पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होते हैं। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, तो ये बोला कि सर ये जो लाइट रेज आप देख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी से मिलके बने हैं, जिसको हम लोग क्वांटम बोलते हैं। और क्वांटम का प्लूरल शायद क्वांटा होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सही बात है क्या? देयर आर certain phenomenon like interference, diffraction, deflection, etc., which can be explained on the basis of wave nature, but there are certain phenomena. Excuse me, sir. Yes, sir. So what have you written after diffraction? Reflection, or certain phenomenon like photoelectric effect, Planck's quantum theory, black body radiation, etc., which can only be explained on the basis of particle nature. Only be explained on the basis of particle nature, है ना? On the basis of particle nature. Light is assumed to be made up of small packets of energy
quantum. और यही एनर्जी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में E इक्वल टू एच न्यू से दिया गया है एंड ईच क्वांटम हैज एनर्जी E इक्वल टू एच न्यू प्लस क्वांटम थ्योरी. करेक्ट. सो यहाँ पे हमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन देखना है. ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, देन अपना प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या होता है. जो ये तीनों ही नेचर है ये पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पे एक्सप्लेन होता है. तो इसके आगे हम लोग ये तीनों नेचर पर तीनों प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और इसके बाद अपना बोर्स थ्योरी स्टार्ट होगा फिर से, है ना. सो पहले ये सब आएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आएगा, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद कुछ टर्म्स होते हैं जो डिफाइन करना होता है, तो वहाँ पे कुछ टर्म्स डिफाइन होंगे फिर से, और देन आएगा बोर्स मॉडल्स ऑफ एटम्स. Sir, हाँ सर. so that is E equals to H mu. न्यू E इक्वल टू एच न्यू Okay, sir. या एच सी बाय लेमडा. न्यू इक्वल टू सी बाय लेमडा. सो E इक्वल टू एच सी बाय लेमडा या E इक्वल टू एच न्यू. प्लैंक्स इक्वेशन है ये एनर्जी का. प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में देखेंगे इसको. डन है. Yes, sir. Yes, sir. Yes. सो टाइम होने वाला है. ये चीज हमें मतलब ऐसे वॉच नहीं देखना पड़ता है, हम ना लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट पे नजर डालते हैं, पता चल जाता है कि टाइम होने वाला है. फिर जब टाइम देखते हैं तो पता चलता है हाँ इट इज अप्रोक्सीमेटली अबाउट 2 आवर्स, है ना. 31 होते हैं, 4-5 लोग जो हैं वो निकल जाते हैं. ये इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, यू कांट इमेजिन कि ये क्लास में 15 मिनट बाद इंटर करते हैं और क्लास को 10 मिनट पहले छोड़ के चले जाते हैं, फिर भी इन्हें सब समझ में आता है ना. एक्स्ट्रा इंटेलिजेंसी. ऐसा सबके साथ नहीं हो सकता, है ना. एक कहाँ छूटा, कहाँ पे कंप्लीट हुआ, उससे निकल जाना और क्लास में 10 मिनट बाद इंटर करना और उसके बाद भी क्लास को समझना, ये बड़ा एक्स्ट्रा क्वालिटी है. तो ये कुछ लोग हैं जो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, वो लोग ऐसा करते हैं. और जब ये करते हैं तो पार्टिसिपेंट लिस्ट पे नजर जाते ही मुझे पता चलता है कि हाँ अब टाइम होने ही वाला. इसी टाइम पे इनका नेट प्रॉब्लम होता है और भी पूछिए इनसे तो और भी चीजों का प्रॉब्लम होने लगता है. सर नेट प्रॉब्लम हो गया, ये कट गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, राइट. ढेर सारे एक्सक्यूजेस, ढेर सारे एक्सक्यूजेस. और उसके बाद अगर कुछ चीज समझ में नहीं आता है तो एक तो यूनिवर्सल फैक्ट है ना, ऑनलाइन में सर क्या बोलते हैं समझ ही नहीं आता है, क्या करें. सर इतना फास्ट बोलते हैं समझ ही नहीं आता है, तो क्या करें सर, गाना गाएं. स्लो बोलेंगे तो नींद आएगा, फास्ट बोले तो समझ नहीं आएगा, कैसे काम चलेगा बताइए. Raj, you are too good. हम्म. Raj, you are too good. Yes, sir. नहीं आया आवाज. पेस ठीक है. नहीं जनरली इनिशियली फर्स्ट 11th वालों को थोड़ा ये सब प्रॉब्लम होता है, हमारे स्पीकिंग स्पीड के साथ थोड़ा मैच करने में, ट्यून करने में उन्हें टाइम लगता है. Sir, जैसे he fast is. बोलते हैं. You are too good. ओ बाप रे, थैंक यू. चलो चलिए मिलते हैं कल. ओके. Sir.